जय हिंद दोस्तों, मैं उदित और आप देख रहे हैं जियो टॉक्स। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो है अफगानिस्तान कंटेस्टेड हिस्ट्री पार्ट 3। हमारे इस वीडियो के अफगानिस्तान के पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखी है अफगानिस्तान के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 1973 से वीडियो स्टार्ट करी थी अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, और वो सेकंड वीडियो के एंड में आते आते तक 1998-99 पे आके खत्म हुई थी। आज का वीडियो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए 96 में तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया था सितंबर 1996 में, और आते ही सबसे पहला काम उन्होंने जो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था नजीबुल्लाह, उसको और उसके भाई को काबुल के चौराहे पे टांगा था, टॉर्चर करके पूरी बॉडी को, और पूरा टांग के मतलब पूरे शहर वालों के सामने यूएन के कंपाउंड में वो छुपा हुआ था, यूनाइटेड नेशंस के, वहां पर जाकर वहां से पकड़ के पहले टॉर्चर करके टांगा था। तो नजीबुल्लाह की हैंगिंग हुई थी और पूरे चौराहे पे टांगा था। उसकी भी अगर कोई देखना चाहे, मतलब कौन ही देखना चाहेगा इस चीज को, पर फिर भी अवेलेबल है वो यूट्यूब पे। तो जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पावर थी वो लगभग 90% अफगानिस्तान में पूरा टोटल तालिबान ने कैप्चर कर लिया था, और बाकी जो जितने भी अपोजिशन ग्रुप्स थे उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस बना के पंजशीर के आसपास के इलाके में वो तालिबान से उसी 10% एरिया में ही सब लोग मिल गए थे, और बाकी 90% पूरा तालिबान ने कैप्चर कर लिया था। तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जैसे कैपिटल जो है अफगानिस्तान का वो काबुल है, पर जो तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन में और उनकी सरकार के टाइम पे जो पावर सेंटर था वो हमेशा से कंदाहार ही रहा है, क्योंकि कंदाहार ही तालिबान की जो बर्थ प्लेस है, प्लस मुल्ला उमर वहीं से था जो तालिबान का एमीर है। और ये भी कहा जाता है कि जब 5 साल तालिबान की सरकार रही 96 से 2001 तक, तो मुल्ला उमर मात्र 2 बार ही काबुल आया था। वो कंदाहार रहता था, मतलब जो कहते हैं कि किस्मत के फैसले उस समय अफगानिस्तान के सारे कंदाहार से ही होते थे। काबुल में सरकार बैठती थी, सारे मिनिस्टर वगैरह सब थे, पर फैसले जो होते थे वो अमीरुल मोमिनीन डिक्टेट जो आती थी वो कंदाहार से आती थी। तो वो कहते हैं कि मुल्ला उमर सिर्फ 2 बार ही काबुल आया था, वो भी जब सरकार वरकार उसने बनाई, मिनिस्टर सेट करे, उसका वो चला गया, तो वो भी नहीं आता था। तो पावर सेंटर बेसिकली कंदाहार में ही रहता था। और इस बीच 96 से 2001 के बीच में जब तक तालिबान की सरकार थी, तो नॉर्दर्न अलायंस से पंजशीर उसके आसपास के बॉर्डर में जो काबुल से 150 किलोमीटर करीब दूर है, वहां पर फाइटिंग चलती रहती थी, पर उसके आगे कोई बहुत अंतर नहीं आता। टेरिटरी वो सेम थी, 90% पे तालिबान का कब्जा, 10% पे नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा। पर वहीं पर नॉर्दर्न अलायंस की जो थी और तालिबान मतलब टोटल अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहते थे, वो पंजशीर वैली जो आखिरी एक पार्ट बचा हुआ था, इन 5 सालों में बस वहीं पर नॉर्दर्न अलायंस के साथ इनकी लड़ाई चलती रही। बाकी पूरे देश में कहीं और कोई लड़ाई नहीं होती। तालिबान ने टोटल कंट्रोल करके और टोटल अपना सरकार बना के शरिया लॉ लगा दिया था, एकदम जैसे कहते हैं कि एकदम कट्टरवादी। और उसमें वो कि औरतें टोटल शटलकॉक बुर्के में घूमना, आदमी दाढ़ी नहीं कटवा सकते हैं, रीलें पिक्चरों की और म्यूजिक कैसेट्स की रील वगैरह जला दी गई थी, और सब टीवी वगैरह बैन करके सिर्फ रेडियो चलता था, शरिया रेडियो करके उन्होंने कर दिया था। तो उस टाइप का मतलब उन्होंने शरिया लॉ लगा दिया था। करप्शन वगैरह खत्म हो गया था, फाइटिंग सिविल वॉर खत्म हो गई थी। कुछ लोग थोड़े बहुत ये थे कि उन्हें इसलिए भी सपोर्ट कर रहे थे कि चलो भाई इतने सालों की लड़ाई के बाद शांति आ गई है, अब कहीं कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ मतलब क्रिमिनल वो चक्कर क्या कि जब तालिबान पावर में आई तो उन्होंने फिर सजाएं भी शरिया लॉ के हिसाब से देनी स्टार्ट कर दी ना लोगों को। तो फिर क्या बोलते हैं, क्रिमिनल्स इसलिए डरने लगे कि भाई चोरी करोगे तो हाथ कटेगा, एडल्ट्री करोगे तो स्टोनिंग टू डेथ है। तो इस टाइप की जब उन्होंने सजाएं देनी स्टार्ट करी तो फिर ऑब्वियसली बात है कि जो क्राइम भी कम हो गया। अब 1998 में अलकायदा ने कीनिया में और तांजानिया, इन 2 देशों में अफ्रीकन देशों की एम्बेसी में अमेरिकन एम्बेसीज में करवाई बॉम्बिंग, ठीक है, जिसमें कई सारे लोग अमेरिकन और कई सारे वहां के लोकल जो कीनियन और तांजानियंस थे वो घायल हुए और मारे गए। तो अलकायदा ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, 1998 की बात है। तो उसी के रिटेलिएशन में अमेरिका ने क्रूज मिसाइल स्ट्राइक से अफगानिस्तान के जो अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स थे वहां पर हमला करा, ठीक है। और वहां पर जो हमला करा उन्हें इंटेलिजेंस मिली थी कि कहीं उसामा बिन लादेन या उसका जो डेप्यूटी था एमन अल जवाहिरी वो मिलेगा, पर दोनों में से वो कोई नहीं था। और आपको एक और बात इसमें हैरानी वाली बता दूं, हमला करा अमेरिका ने, कैंप थे अलकायदा के, थे अफगानिस्तान के अंदर, और उसमें मारे गए 24 टेररिस्ट पाकिस्तानी जो कश्मीर जाके लड़ रहे थे। हरकतुल मुजाहिदीन एक ग्रुप था जो उसमें उस समय कश्मीर में लड़ रहा था, क्योंकि उस समय कश्मीर में इंसर्जेंसी जैसे आपको मालूम है अर्ली 90s में स्टार्ट हो गई थी। तो ये पाकिस्तान की आईएसआई ने इनके कश्मीरी जो जिहादी और आतंकवादी थे उनके ट्रेनिंग कैंप उस समय अफगानिस्तान में बना रखे थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। तो उसमें मारे, और उसमें 5 आईएसआई ऑफिसर भी मारे गए थे जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे।
मतलब ये ओपन है, इसमें कोई सीक्रेट वाली बात नहीं। 24 वो हरकतुल मुजाहिदीन को जितने टेररिस्ट मरे थे उनमें कोई ना अलकायदा का था ना कोई तालिबान का था, सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी पंजाब है वहां से बिलोंग करने वाले थे। 24 के 24 वो हरकतुल मुजाहिदीन एक कश्मीर सेंट्रिक जो जिहादी ग्रुप था उसके मेंबर थे, और 5 ISI ऑफिसर जो उनके ट्रेनर थे वो भी मारे गए थे। ठीक है, अब इसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी मीटिंग करी अलकायदा ने। खोस्त नाम का एक शहर है अफगानिस्तान में, उसमें अलकायदा और उसके जितने भी ऐमान अल जवाहिरी और अलग अलग जितने भी जिहादी लोग थे, अलकायदा और अलकायदा से एफिलिएटेड ग्रुप्स जो थे, उन्होंने एक फतवा दिया कि क्रूसेड अगेंस्ट द अमेरिकन एंड द ज्यूज, मतलब उसने एक जंग का ऐलान करा ओसामा बिन लादेन ने। मतलब पूरे रिपोर्टर वगैरह को बुलाया, पाकिस्तान से सब रिपोर्टर वगैरह गए हुए थे, बड़े बड़े ये हामिद मीर वगैरह सॉरी ये सब गए हुए थे। तो उसने एक मतलब ऐलान करा, फतवा दिया कि आज से हमारी एक जो जिहाद है हम अमेरिका और यहूदियों के खिलाफ हम स्टार्ट करते हैं। तो उसने फतवा दे दिया था। तो ये जब वो हरकतें करता था तो चक्कर क्या है कि इस चक्कर में जैसे उसने ये करा तो भाई अब अमेरिका चिड़ा, अमेरिका ने तालिबान को बोला कि भाई आपके देश में बैठ के ऐसे ओपनली हमारे खिलाफ जिहाद डिक्लेयर कर रहा है, रिपोर्टर्स को बुला के न्यूज वालों को बुला के ओपनली धमकी दे रहा है कि हम मारेंगे और ये करेंगे, क्योंकि इसराइल का और वो पैलेस्टीन का जो था इसलिए यहूदियों का बेसिकली, और वो जो पैलेस्टीन और ये इसराइल की लड़ाई तो खैर अभी जो ये 48 के बाद जब से इसराइल बना है जो टेरिटरी की है वो तो है, और एक उसमें वो ज्यूज के खिलाफ इनका मुस्लिम्स का जो एक रिलीजियस एंगल भी रहता है। तो बेसिकली मतलब वो एक फतवा दिया था उसने कि वेस्ट और ज्यूज के अगेंस्ट में ओसामा बिन लादेन ने। तो उसमें फिर वो सिग्नेटरीज वगैरह सारे बड़े बड़े जितने जिहादी थे जो अफगानिस्तान में, सबने उसमें साइन करके कहा था कि हाँ हम इस फतवे को सपोर्ट करते हैं। तो जब अमेरिका ने प्रेशर भी डाला और अमेरिका ने बोला कि भाई आपकी जमीन में बैठ के कर रहा, तो मुल्ला उमर और जो बिन लादेन के बीच में भी थोड़ी खटपट थी। मुल्ला उमर को मतलब ये पसंद नहीं था, वो नाराज रहता था कि भाई तू ये बार बार, क्योंकि ओसामा बिन लादेन कहता वो हर दूसरे महीने रिपोर्टरों को बुला के बड़े बड़े इंटरव्यू, बड़ी बड़ी वो धमकियां देना, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, हमने यहाँ मार दिए हमने वहां मार दिए। बीच में इन्होंने एक बार येमेन में भी एक सुसाइड बॉम्बिंग करवाई थी अमेरिका के शिप में, तो उसके बाद भी वो होने के बाद भी रिपोर्टरों को बुला के ओपनली कि हाँ हमने करवाई है, अलकायदा ने करवाई है। तो मुल्ला उमर को ये पसंद नहीं था कि भाई तू हमारे को, तूने ठीक है हमारी मदद करी हमारे जिहाद में, और हमारे को मतलब जब हम, वैसे ओसामा बिन लादेन ने तो बेसिकली जब वो आया था तो ऑलरेडी 50 से 60% देश पे तालिबान का कब्जा हो चुका था। उसके बाद की जो नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़ाई करी थी तो उसमें बिन लादेन ने थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह दिया था, थोड़े बहुत लड़ा के भेज दिए होंगे। अलकायदा के पास फाइटर थे ही कितने, 1000-1200 थे टोटल, तालिबान के पास तो 40 से 45,000 फाइटर थे। तो उनका मतलब ऐसा नहीं था कि बिन लादेन का कोई बहुत बड़ा योगदान रहा हो, बट फिर भी ये क्या था कि मुल्ला उमर ने उसने बैत ली थी मुल्ला उमर के हाथ पे, बिन लादेन ने मतलब एक ओथ ऑफ लॉयल्टी प्लेज करी थी, और मुल्ला उमर ने भी कहा था कि ठीक है भाई तेरे को यहाँ नहीं आएगा, तू हमारी सिक्योरिटी में रहेगा। पर वो पसंद नहीं करता था, वो बोलता था बार बार कि भाई ऐसे टाइप के मतलब ये बयानबाजी मत कर अगर हमारे यहाँ हमारा, क्योंकि अब इसमें आपको एक और भी चीज बेसिकली बता दें कि जो इनकी जो आइडियोलॉजी है अलकायदा और तालिबान की, इसमें भी काफी डिफरेंस है। जैसे दुनिया में अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप हैं, तो हर टेररिस्ट ग्रुप का एक अलग पॉलिटिकल और एक अलग रिलीजियस मकसद और मोटिव होता है, तो इसीलिए ही अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो जो तालिबान है बेसिकली वो एक देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है। जो तालिबान है उसका वो लिमिटेड है, अफगानिस्तान के अंदर ही ऑपरेट करती है। तालिबान ने कभी अफगानिस्तान के बाहर जाके किसी पे कोई हमला नहीं करा, ना उन्होंने कभी किसी को कहा अपने फाइटर को या बाहर किसी को कि तुम जाओ और कहीं हमला करो। उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारा अफगानिस्तान से मतलब है, ये हमारा देश है, हम एक नेशनलिस्ट और पश्तून सेंट्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें हमारे अफगानिस्तान से मतलब है। उन्होंने कभी अफगानिस्तान के बाहर किसी पे कोई हमला नहीं करा, ना वो ज्यादा फालतू की बयानबाजी करते फिलिस्तीन के लिए या इस देश के लिए या उसके देश के लिए, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, वो अपने देश के हैं और वो देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो अलकायदा है वो ये सलाफी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अलग अलग सेक्ट्स होते हैं, सुन्नी में भी बरेलवी, देवबंदी, हनाफी, वहाबी, सलाफी वगैरह। तो अलकायदा जो बेसिकली एक सलाफी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है वो ग्लोबल एक एजेंडा है कि ग्लोबल जिहाद करना है। जैसे अलकायदा का जो मोटिव है कि हमें ग्लोबली जिहाद करना है, उनके एम्बिशंस जो है वो ग्लोबल है, वो सिर्फ एक देश या पर्टिकुलर टेरिटरी पर लिमिटेड नहीं है। तो उनका बेसिकली फंडा है कि पहले हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को इस्लामीकरण करके फिर हम कैलिफेट बनाएंगे। तो उनका एक अलग वो है। तो उनकी और तालिबान की जो अलकायदा और तालिबान की आइडियोलॉजी इसलिए नहीं मिलती। और अफगान जिहाद के टाइम पे भी जो जितने अरब फाइटर आ रहे थे ये सारे सलाफी वहाबी थे, तो इनकी इसलिए लोकल जो अफगान के जो वहां के लड़ाके लड़ते थे उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं होती थी, इनकी आपस में इसलिए अनबन भी रहती थी काफी बार, क्योंकि उनकी वो माइंडसेट थोड़ा अलग टाइप का था। जो अरब थे वो सलाफी वहाबी वाले आइडियोलॉजी के थे, और तालिबान बेसिकली जितने भी थे या लोकल मुजाहिदीन जो लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, ये सारे तो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, इनका अफगानिस्तान के बाहर कोई मतलब नहीं था किसी से। ठीक है, तो अब आते हैं हम 9/11 से 2 दिन पहले। अहमद शाह मसूद, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, नॉर्दर्न अलायंस का हेड था, ठीक है, पंजशीर में लड़ रहा था तालिबान के खिलाफ।
तो इकलौती वही एक फोर्स बची थी जो तालिबान से लड़ रही थी पूरे अफगानिस्तान में, बाकी सब तो खत्म हो चुके थे। तो नॉर्दर्न अलायंस का हेड था। तो 9/11 से 2 दिन पहले 2 लोग जाते हैं रिपोर्टर बन के कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है। वो एक कोई मोरक्कन और एक कोई शायद इजिप्ट का बता के आए कि हम अरब से आए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि हम नॉर्दर्न अलायंस की बात हम अरब वर्ल्ड में भी आपका पक्ष रख सकें, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं। बेसिकली वो अलकायदा के भेजे हुए थे, स्पाइस जासूस थे। वो अपने उसमें कैमरे में वो बम वगैरह लगा कर आए थे। उन्होंने वो उसका इंटरव्यू लेने के बहाने अहमद शाह मसूद का बम फोड़ के, और क्या बोलते हैं उसकी जो अहमद शाह मसूद की ऑन द स्पॉट हो गई डेथ। जो वो थे वो तो मरने ही आए थे, सुसाइड बॉम्बर ही थे। अब उसके बाद होता 2 दिन बाद 9/11। तो ये भी एक कनेक्शन लोग जोड़ते हैं कि शायद अहमद शाह मसूद को कोई शक था या ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उसके होने से 2 दिन पहले ही उसे मरवाया अलकायदा ने। 9/11 हुआ, उसके बारे में मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं, सबको पता, पूरी दुनिया को पता है क्या हुआ था। ट्विन टावर्स पे जो प्लेन ले आके मार दिए थे और इतने 3000 से ऊपर लोग मारे गए थे अमेरिकन के। तो उसके बाद अमेरिका ने रिक्वेस्ट करी कि भाई तालिबान को बोला कि ठीक है भाई आप सरकार बना के बैठे, पर ये अलकायदा और बिन लादेन को हमें अब एक्स्ट्राडाइट करके दे दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब आपने इसने ओपनली, हमें पता है इंटेलिजेंस के थ्रू भी अलकायदा ने ये करवाया, ओपनली अलकायदा वाले कह रहे हैं कि हमने ये करा है, तो अब आप हमें एक्स्ट्राडाइट करके हमें दे दो, हम इसे सजा देंगे, हमारे इतने लोग मारेंगे। मुल्ला उमर ने मना कर दिया। अच्छा, मुल्ला उमर को प्रेशर, फिर जब 9/11 इतना बड़ा कांड हो गया तो सब डर गए। अभी तक तो जिहाद को सब ओपनली सपोर्ट कर रहे थे, सऊदी भी, पाकिस्तानी भी, फलाना, ये जितने गल्फ कंट्रीज थे। पर जब अमेरिका में 9/11 हुआ और जब लोगों को लगा कि अरे भाई अब तो बहुत बड़ा कांड हो गया है, ठीक है, तो फिर सऊदी की जो इंटेलिजेंस थी और जो मेरे पाकिस्तानी ISI वगैरह थी, इन्होंने भी प्रेशर डाला तालिबान पे, क्योंकि तालिबान के कॉन्टैक्ट्स सऊदी इंटेलिजेंस से भी थे और पाकिस्तान की ISI तो करती थी ओपनली सपोर्ट, सबको पता है। तो सऊदी का भी जो उस समय इंटेलिजेंस हेड था प्रिंस तुर्की, उसने भी क्या बोलते हैं प्रेशर डाला। इधर ISI वगैरह वालों ने भी प्रेशर डाला पाकिस्तान ने कि भाई मुशर्रफ आ गया था तब तक, तो तख्ता पलट करके नवाज शरीफ का प्रेसिडेंट बन गया था, मतलब डिक्टेटर। तो परवेज मुशर्रफ ने भी प्रेशर डाला कि भाई आप ये दे दो बिन लादेन को। अब इसमें क्या हुआ कि मुल्ला उमर ने कहा कि भाई हम नहीं देंगे। मुल्ला उमर ने कहा कि हम या तो देंगे सिर्फ इसे, मतलब जैसे कहते हैं कि ये तो एक इस्लामिक कोर्ट लगाओ, और इसको जो बिन लादेन को जो इसका वो चलेगा, क्या बोलते हैं ऐसे, जैसे कोर्ट में जो चलता है वैसे ही उसने कहा कि हम इस्लामिक कोर्ट में करेंगे इसकी जो ये पेशी कार्रवाई वगैरह जो होती है। तो ऑब्वियसली बात है, कौन मानेगा इस बात को, अमेरिका ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं किसी इस्लामिक कंट्री को देने को तैयार हूं, पर मैं अमेरिकन को नहीं दूंगा। तो भाई कोई इस्लामिक कंट्री लेने को तैयार नहीं थी बिन लादेन को, भी इतना बड़ा कांड कर चुका है, हम लेंगे कल को हमारे देश में कोई बात आ गई। और प्लस इसने इतना बड़ा कांड करा, जो रेडिकल जो लोग हैं हमारे देश में या रेडिकल इस्लामिस्ट जो हैं दुनिया भर में, उनका ये इतना बड़ा हीरो बन गया। अगर हमने देश में ले लिया और फिर अमेरिका को दे दिया तो हमारे देश में लोग कलेश करेंगे, हमारे देश में दंगे होने चालू होंगे। तो कोई उसे लेने को भी तैयार नहीं था। वो तो सऊदी वगैरह भी प्रेशर डाल रहे थे पाकिस्तानी और सऊदी की, भाई इन्हें अमेरिका को दे दे सीधा सीधा इसे पकड़ के, वो उसने देने से मना कर दिया। अब आपको एक बात इसमें एक और भी बता दूं, इस समय तालिबान के अंदर भी लोग मुल्ला उमर को प्रेशर कर रहे थे कि भाई ये बिन लादेन को दे दो, इसके चक्कर में हमारी अच्छी खासी चलती सरकार को नुकसान हो रहा है। पर अब आप इसमें आपको बात बताएं कि एक पश्तून वाली जो मैंने आपको बताया था कि एक कोड ऑफ ऑनर एक जो पश्तूनों का होता है, उसने कहा कि मुल्ला उमर ने कहा कि भाई मैंने जबान दे रखी है कि भाई मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे को दिक्कत नहीं आने दूंगा, तो मैं अपनी जबान से नहीं पलटूंगा। इस चक्कर में उसने अपनी सरकार गिरवा दी अफगानिस्तान में। इतनी लड़ाइयां, इतनी मेहनत करके जो बनाई थी सरकार, 5 साल चलाई, वो उसने गिरवा दी। पर उसने कहा कि नहीं, मैं इसे दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जबान दिया था। वो जबान की पक्की वाली थी। तो ये दुनिया भर के जो मुस्लिम उम्मा में एक उसके लिए, मुल्ला उमर के लिए एक वैसे भी रिस्पेक्ट लोगों के दिमाग में बढ़ेगी, भाई इसने जबान दी थी, अपनी सरकार गिरवा दी, इतने लोग मरवा दिए, तख्ता पलट करवा दिया, देश में बम गिरवा दिए, पर इसने अपनी जुबान से नहीं पलटा। तो एक ये भी बात थी। अब अमेरिका ने कर दिया इन्वेजन 9/11 के बाद। उसने कहा ठीक है भैया तुम नहीं दे रहे हो, हम इस्लामिक कोर्ट में लगाएंगे, हम तो अपने कटघरे में खड़ा करके इसे जितनी भयंकर से ज्यादा सजा दे सकते हो उतनी सजा देंगे। तो अमेरिका ने इन्वेजन करा नॉर्दर्न अलायंस को। फिर उन्होंने कहा कि आओ हमारे साथ पार्टनर कर लो, तुम तालिबान के साथ लड़ ही रहे हो तो आ जाओ साथ में मिलकर लड़ते हैं। तो फिर बॉम्बिंग्स चालू हुई। फिर पेल के जैसे कहते हैं ना कि एकदम इधर नीचे से ग्राउंड पे नॉर्दर्न अलायंस वाले लड़ाके लड़ना चालू हुए, ऊपर से अमेरिका ने भयंकर जैसे कहते हैं बमबारी करनी स्टार्ट करी। तो 1-1.5 महीना लगा, तालिबान काबुल से निकल गए, भागना पड़ा उन्हें काबुल से छोड़ के। फिर वो अलग अलग पहाड़ के इलाकों में जाके चले गए। अच्छा, उस समय फिर जब तालिबान के जो लीडर थे, क्योंकि उनकी हंटिंग चल रही थी भयंकर वाली, CIA भी काम कर रही थी, ऊपर से एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही थी। तो जो लीडरशिप थी तालिबान की, वो फिर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो अमेरिका ने फौज घुसा दी थी, इधर नॉर्दर्न अलायंस वाले भी आ गए। तो जो फाइटर्स वगैरह थे वो सरेंडर कर दे रहे थे, मार दिए जा रहे थे जो लड़ने वाले ग्राउंड फाइटर्स थे। पर जो लीडरशिप थी तालिबान की, फिर वो वहां से भागी काबुल से और कंदाहार से। तो वो जब भागी तो उन्हें फिर शरण दी गई जो ये फाटा का इलाका है पाकिस्तान का,
क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में भी कि जो ड्यूरेंट लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके दोनों तरफ पश्तून ही रहते हैं, एक ही ट्राइब के, एक ही क्लैन के, चाचा मामा ताया के, वो रिश्तेदारी है। तो दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ एक ही लोग हैं। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, इनको शरण दी तालिबान की लीडरशिप को, और कुछ क्वेटा और मतलब जो पश्तून इलाके हैं फाटा के, अलग अलग वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, और ये ना इस जगह पे आके उन्हें शरण दी। तो यहाँ के जो लोकल ट्राइब्समैन थे उन्होंने कहा कि आप तो हमारे ही लोग हो, आ जाओ। उन्होंने इन्हें शरण दे दी तालिबान की लीडरशिप को। और फाइटर्स जो थे वो लड़ने चालू हुए, लड़ रहे थे, मर रहे थे, सरेंडर भी कर रहे थे। तो ये सब चल रहा था। और यही एक बात लोगों को समझ में नहीं आती कि जो आज के प्रेजेंट टाइम में 2024 में जो हो रहा है, जो टीटीपी वाले रोज हमले कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज को मार रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी, तालिबान की जो सरकार है अब अफगानिस्तान में, इनसे कह रहे हैं कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो। उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई जब अमेरिकन बॉम्बिंग चल रही थी और अमेरिका मार रहा था, तो तालिबान की लीडरशिप जो थी उन्हें शरण इन्हीं ट्राइब्समैन ने दी थी फाटा में, जो आज टीटीपी का हिस्सा है। तो तालिबान उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? उन्होंने उनको इतने साल, 20 साल अपने शरण दी, ठीक है, उनको बैठाया, खिलाया पिलाया, सब करा, जो घायल थे उनकी मरम पट्टियां करी, उसके बाद फिर उनकी मदद करी जब इंसर्जेंसी दोबारा चालू हुई अमेरिका की इन्वेजन के बाद। तो यहां से लड़ने भी गए वो लोग उनके साथ, तालिबान वालों के साथ अफगानिस्तान में। तो ये एहसान कैसे भूलेंगे? तो एक ये पश्तून वाली बात है कि वो उसके खिलाफ तो जाएंगे नहीं। उन्होंने कि भाई इन्होंने हमें शरण दी, हम इनके खिलाफ कैसे जाएं? अब पाकिस्तान की फौज कह रही है आप इनको ऑपरेशन करें, वो कह रहे हैं हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम ज्यादा आपकी बैठा के कॉम्प्रोमाइज करवा के बात करवा लेंगे, इससे ज्यादा हमसे उम्मीद मत रखिए कि आप कहोगे हम टीटीपी पे हमला करेंगे। भाई 20 साल इन्होंने भी तो हमारी मदद करी थी जब हम पे मुसीबत आई थी। तो ये चला। उसके बाद फिर अलकायदा भागी, क्योंकि अलकायदा ऑलरेडी पूरे अफगानिस्तान में नहीं फैली हुई थी। वो टोरा बोरा के एक बहुत फेमस पहाड़ है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, हिंदू कुश पहाड़ जो है, वहां टोरा बोरा के पहाड़ों पे फिर फाइटिंग चली, बमबारी चली, अलकायदा भागी। कहते हैं अलकायदा के 800 या 700 मारे भी गए उन बमबारी में। वो गुफाएं वगैरह में छुप छुपा के 200-400 जो बचे कुचे थे, वो जो अलकायदा थी वो भी बची कुची। उसमें अलकायदा में अरब फाइटर्स भी थे, ये टूनिशिया, इजिप्ट, सऊदी वगैरह के, उसमें वो ये चेचन भी थे, रशियन जो रशिया से आए हुए थे, उज़्बेक वगैरह भी थे, ये सेंट्रल एशियन। तो मतलब वो सारे भाग भूग के वो फाटा में चले गए पाकिस्तान के। क्योंकि फाटा जो था वहां पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं था, वो तो वहां पर वो ऑटोनॉमस इलाका था पाकिस्तान का, कबायली इलाका था। तो वो भी जो 200-400-500 जो बच्चे थे, जो टॉप लीडरशिप, ये बिन लादेन, एमन अल जवारी वगैरह, जो अबू अल सैदफ वगैरह जो टॉप लीडर्स थे, ये लोग भाग के ये भी फाटा में आके कहीं छुप गए। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब तालिबान हार गई, तालिबान की सरकार गिर गई, तो अमेरिका ने फिर जर्मनी में एक शहर है बॉन, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस वगैरह करी। वहां पर सारे पार्टीज को बुलाया कि बैठ के एक अफगान गवर्नमेंट, हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। उसमें जो थी उसमें तालिबान को नहीं बुलाया। हालांकि उस समय तालिबान से इन्हें इंडिकेशंस आ रही थी, तालिबान कहते कि ठीक है हम सरेंडर कर लेते हैं, हमें इज्जत से वापस हमारे कंधार हमें जाने दो, पर हम लोग हथियार डाल देंगे तो हमें फिर रहने दो, हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करो। पर उस समय अमेरिका की इतना बड़ा कांड हो गया था 9/11 वाला, अमेरिका वाले गुस्से में थे। जॉर्ज बुश उस समय प्रेसिडेंट था, उसने कहा नहीं भैया हम ना ले रहे किसी का सरेंडर, हम सबको मारेंगे, और जो हम सरकार बनाएंगे उसमें हम तालिबान को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर बॉन जर्मनी में इन्होंने सरकार बनाई, उसमें हामिद करजाई था, वो प्रेसिडेंट बना, और बाकी जितने भी अलग अलग एथनिक ग्रुप से, हामिद करजाई पश्तून था, वो प्रेसिडेंट बना क्योंकि मेजोरिटी पश्तून है। बाकी उसमें फिर उन्होंने अब्दुल रशीद दोस्तुम जो उज़्बेक था वो भी ले लिया, अमरुल्ला सारे जो ताजिक था, अहमद शाह मसूद का राइट हैंड, वो भी इंटेलिजेंस चीफ बन गया, इस्माइल खान हजारा था वो भी बन गया। तो बेसिकली उन्होंने ऐसी सरकार बनाई कि जिसमें सारी एथनिक ग्रुप्स थे अफगानिस्तान के, और सबको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह दे दी, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री, किसी को होम मिनिस्ट्री, और प्रेसिडेंट जो पश्तून ही बनाया कि एक जो मेजोरिटी वो है। तो ऐसे करके उन्होंने सरकार बना दी, हामिद करजाई प्रेसिडेंट बन गया। अब आते हैं उसके बाद क्या हुआ कि ये लोकल लेवल की, अमेरिका जब आया तो उसे 1-2 साल लग गए सरकार वगैरह सेट करने में, जो तबाही वबाही मची हुई थी। फिर वो यूनाइटेड नेशंस वगैरह वालों ने अलग अलग संगठन भेजे, ऑर्गेनाइजेशंस, ये रिलीफ वो रिलीफ की, तो धीरे धीरे करके थोड़ा स्टेबल करना चालू करा, सरकारें बनानी चालू करी, पैसा लगाना चालू करा, इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप करने स्टार्ट करे अफगानिस्तान में। पर अब करते करते भाई 2003 तक तालिबान ने रीग्रुप करना कर दिया स्टार्ट। तो उस समय बनाई गई है क्वेटा शूरा। क्वेटा मतलब जो पाकिस्तान का शहर है बलोचिस्तान में, रहबारी शूरा मतलब एक शूरा होती है जो एक रिलीजियस और मिलिट्री एक लीडरशिप की एक वो होती है, ग्रुपिंग होती है, तो उसे वो इस्लामिक टर्म्स में शूरा कहते हैं। तो एक क्वेटा शूरा बनाई गई 2003 में। उसके बाद उन्होंने फिर अफगानिस्तान पे तालिबान वालों ने इतने रीग्रुप होकर हमले करने स्टार्ट कर दिए। जो ये शरण वगैरह ली थी, लीडर्स वगैरह ने इतने अपने फाइटर्स वगैरह को कॉन्टेक्ट करा, क्योंकि जब अमेरिका आया था तो लोग कई बार कई हजारों में फाइटर्स हथियार वगैरह डाल के चले गए थे अपने गांव वगैरह वापस ना, इस टाइप से। तो फाइटर्स वगैरह ने रीग्रुप होना चालू करा। तो 2003 में इन्होंने हमले करने स्टार्ट कर दिया अफगानिस्तान में, एम्बुशेस करना, मतलब सुसाइड अटैक्स करना, आईईडीज लगाना रोड पे, इस टाइप के हमले करने स्टार्ट करे। तो धीरे धीरे करके इंसर्जेंसी बढ़ने लगी।
अच्छा, इस समय जब अमेरिका ने अफगानिस्तान की फौज बनानी स्टार्ट करी तो अब वही वो पुराने लोग थे, उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी चालू करी, करप्शन इतना था, ऊपर से लड़ने वाले ऐसे ही ढीले ढाले लोग थे, मतलब ये कहते ना कि मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड फाइटर नहीं थे। तो अफगान आर्मी और पुलिस बना रही थी अमेरिका पैसे डाल डाल के, तो ऐसे ही थे, मतलब कोई दमदार आर्मी नहीं थी। तो तालिबान ने इंसर्जेंसी चालू करी तो उनपे संभले नहीं तालिबान वाले, क्योंकि तालिबान हार्डकोर ट्रेन फाइटर भैया, सोवियत जिहाद के टाइम से लड़ रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है 25-26 साल का लड़ने का। तो अमेरिका की फौज इन्वॉल्व हुई, उसने फिर अपने फौजी ज्यादा भेजे। पहले जैसा स्टार्टिंग में तो ये था ना कि 5,000-8,000 भेजे, फिर उन्होंने डिप्लॉयमेंट बढ़ा के 40,000-35,000 तक करे, तो लड़ाई हो गई स्टार्ट। अब इसमें फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके तालिबान उन्हीं जगह पे वापस आके कंट्रोल करना स्टार्ट करने लगा जो स्टार्टिंग से उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। कि तालिबान कंदहार, हेलमंड, उरुजगान, जाबुल यहां पर, और हक्कानी नेटवर्क वही अपने पक्तिका खोस्त, वो इन इलाकों में तालिबान वापस से हमले करके धीरे धीरे छोटे छोटे गांवों में कब्जे करने स्टार्ट कर दिए। लोकल वहां गवर्नमेंट शेडो गवर्नर्स वगैरह बना दिए। उस समय एक बहुत फेमस एक चीज चलती थी, एक मुल्ला उमर का फेमस डायलॉग है, वो मस्जिदों के बाहर और जैसे ना खंबे वगैरह जो होते हैं, पोल वगैरह पे पर्चे लगते थे, लोगों के गेटों के बाहर पर्चे लगते थे। उसमें एक फेमस डायलॉग था, मुल्ला उमर ने कहा था अमेरिकन को कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास घड़ी है लेकिन समय हमारे पास है। यू मे हैव द वॉचेस बट वी हैव द टाइम। मतलब एक उसका फेमस उसने बोला कि तुम लगाओ कितने साल बैठोगे, हम यही है, हम हजारों सालों से यही है, हम कहीं नहीं जाने वाले। ये घड़ी तुम्हारे पास है लेकिन समय हमारे पास है। तो ये वाले पर्चे छपने चालू हुए अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में। तो इस तरीके से ये इंसर्जेंसी बढ़ती गई और अमेरिकन और अफगान दोनों फौजें कैजुअलिटीज लेनी स्टार्ट कर दी। तालिबान फाइटर एकदम फेरोशियसली हमला करने लगे, अलग अलग जगहों से, पहाड़ों से, वैलीज में से आईईडी लगाना, एम्बुशेस करना, इस टाइप से बढ़ने लगे। तो ये काफी टाइम तक लड़ाई ऐसे ही चलती रही। पर यही जो मैंने आपको बताया, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड से जो ओरिजिनल जो कंदहारी फैक्शन के और हक्कानी नेटवर्क के, वहां पर वापस तालिबान ने आके शेडो गवर्नर वगैरह लगा के स्टार्ट कर दी, थोड़ी थोड़ी अपनी सरकार वापस करनी, और लोकल सपोर्ट वहां पर स्टार्टिंग से था, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बनाया था, ये सब कर दिया। अच्छा, 2007 में एक और इंपॉर्टेंट, थोड़ा 1 मिनट के लिए पाकिस्तान चलते हैं। 2007 में एक लाल मस्जिद इंसिडेंट हुआ था इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान की कैपिटल है। वहां पर इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी कि वहां पर जो देवबंदी मदरसा थी, वो भी बेसिकली लाल मस्जिद, वहां पर स्टूडेंट्स ने हथियार वगैरह उठा लिए थे कि हमें यहाँ पर एक शरिया लॉ लगाना है, ऐसा अफगानिस्तान में तालिबान ने लगाया था, वहीं से मोटिवेटेड थे। तो ये पाकिस्तान की आर्मी ने उस समय मुशर्रफ था, एक भयंकर ऑपरेशन करा था, काफी लोगों के मना करने के खिलाफ कि आप एक रिलीजियस मदरसे पे हमला मत करिए इस टाइप का गनशिप हेलीकॉप्टर वगैरह लेके। तो उसने कर दिया था, उसमें बहुत स्टूडेंट्स मारे गए थे, कई सौ। तो उसके बाद फिर अलग अलग जो पश्तून देवबंदी ग्रुप्स थे पाकिस्तान के अंदर, जो कि तालिबान से इंस्पायर्ड थे, और वो ग्रुप्स जो फाटा में जो ट्राइब्समैन वगैरह थे जिन्होंने तालिबान को शरण दी थी 2001 के बाद, इन लोगों ने मिलकर ग्रुपिंग बनाई, अलग अलग जो कहते हैं कि ग्रुप्स को इकट्ठा करके, जिसे नाम रखा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, मतलब जो पाकिस्तानी, मतलब तालिबान का पाकिस्तानी वर्जन। और उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान करते हैं, कि हम शरिया लॉ लगाएंगे, पाकिस्तान की जो सरकार है ये काफिर सरकार है, ठीक है, और हम अपना ही जो शरिया लॉ जैसा है जो तालिबान का है। और उन्होंने बैत दी अफगान, मतलब मुल्ला उमर का, जो अफगान तालिबान का लीडर था, कि हम उनके ही उसमें हैं, जिसे कहते हैं कि उन्हीं के अंडर की एक हमारी ये ब्रांच है, पाकिस्तानी ब्रांच। तो ये टीटीपी का भी उस समय ही बना था, ठीक है। अब ऐसा है कि अफगानिस्तान में लड़ाइयां चलती रही, अमेरिका से बहुत मरना चालू हो गया, धीरे धीरे कैजुअलिटीज हायर होनी स्टार्ट हो गई, अफगान फौज में करप्शन आने लगा। कई बार अमेरिकन को पता लगा कि भाई पूरी ब्रिगेड ही घोस्ट ब्रिगेड है, कि कागज में लिख रखा है कि 5,000 की ब्रिगेड है, पता चला तो वहां को ना बिल्डिंग है, ना ब्रिगेड है, ना कुछ है। तो 2012 तक आते आते अमेरिकन भी काफी परेशान हो गए। तो फिर एक इन्होंने रीच आउट करने की कोशिश करी कि भाई कोई पीस प्रोसेस तो लाना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें 11 साल हो गए लड़ते लड़ते, अभी तक कुछ लड़ाई चली रही है ना, तालिबान डटने को मान रहे हैं, हमारी भी कैजुअलिटी बढ़ रही है। तो फिर इन्होंने कतर वगैरह के थ्रू कांटेक्ट करा था, तायब आगा नाम का एक था तालिबान का स्पोक्स पर्सन, तो फिर उससे कांटेक्ट करके कतर में, दोहा में मीटिंग वगैरह करी थी, और ये पाकिस्तान को इन्वॉल्व करे बिना करी थी। इसलिए पाकिस्तान मतलब खुश नहीं था इस चीज से, क्योंकि पाकिस्तान का फंडा हमेशा से ही था कि भाई अफगानिस्तान में जो भी होगा वो हमारे थ्रू ही होगा और हमसे बात करके ही होगा। मुजाहिदीनों के टाइम से भी ये था कि भाई हथियार पैसा आप हमें दो, हम प्रोवाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे किस मुजाहिदीन ग्रुप को और कमांडर को कितने पैसे देने, कितने हथियार देने। तो उनका वो था कि भाई जो होगा हमारी मर्जी से ही होगा। तो पाकिस्तानी खुश नहीं थे कि यार ये हमारी मर्जी के बिना क्यों ये बात कर रहे हैं अमेरिकन डायरेक्टली जाकर तालिबान वाला से। और तालिबान भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि हमें फिर ये पाकिस्तानी मजबूर करते थे, क्योंकि तालिबान के लीडर वगैरह पाकिस्तान में शरण ले रहे थे। ये उनके पाकिस्तान की आईएसआई उनके घर वालों को पकड़ लेती थी, हाउस अरेस्ट कर देती थी, कुछ कर देती थी। तो वो लोगों पर भी प्रेशर डालती थी, अपनी मर्जी के काम करवाती थी जो वो नहीं करना चाहते थे तालिबान वाले भी।
तो तालिबान वाले भी पसंद नहीं करते थे पाकिस्तानियों को। एक बात को मतलब एक बार को उनके मन में भी ये था कि वो भी समझते थे कि 40 साल हमारे देश में आगे इन्होंने ही लगवाई है और हमारे लोगों को मरवा के इन्होंने कितना मोटा पैसा खाया है पाकिस्तान की फौज ने, और उसी का बदला आज जो हो रहा है कि पिछले 3 साल से जब से तालिबान दोबारा पावर में आया, टीटीपी ने क्या हाल कर रखा है फौज का। साल के 1000 से 1200 लोग फौजी मर रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है ना। तो ये वाली बात उन्हें पता थी। फिर 2014 में प्रेसिडेंट बदला, अशरफ गनी आया, लोगों ने कहा कि अरे अब ये जो है ये थोड़ी अलग पॉलिसी वगैरह लाएगा, पीस टॉक्स वगैरह करेगा। बहुत बार ऐसे बीच में चलती रही पीस टॉक्स की कोशिश होती रही, पर कोई ना कोई वजह से पीस टॉक्स खत्म हो जाती थी। कई बार पाकिस्तान अड़ंगा डाल देता था, कभी कोई अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं मानता था, कभी तालिबान अड़ंगा डाल देता था, ऐसे चलता रहा। तो फिर 2013 में क्या हुआ कि मुल्ला उमर की डेथ हो गई ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ठीक है। और अमेरिकन उसे ढूंढ नहीं पाए थे 2013 तक। मुल्ला उमर मतलब मोस्ट वांटेड मैन था, बिन लादेन के बाद दूसरे नंबर मुल्ला उमर का ही आता था, उसे ढूंढ नहीं पाए थे अमेरिकन। कुछ लोग कहते हैं कि वो अमेरिकन बेस के 1.5 किलोमीटर बाहर ही मतलब पास में ही कहीं मारा गया, कुछ लोग कहते हैं कि कोई कराची में मारा गया अस्पताल में, कोई कहता है कोई कोयटा में मारा गया, तो किसी को पता नहीं है। पर बेसिकली उसे अमेरिकन ढूंढ नहीं पाए, वो था अफगानिस्तान में काफी साल तक, वहीं से वो सब था। तो वो जब मरा था उसके बताया नहीं, क्योंकि ग्रुप में फिक्शन आ जाए। 2015 में तालिबान ने अनाउंस करा कि भाई ऐसे ऐसे उसका मतलब डेथ हो गई है और वो बुढ़ापे में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मरा है। तो फिर उन्होंने अख्तर मंसूर एक दूसरा अमीर बनाया अफगानिस्तान का। फिर 2016 में उसे अमेरिका ने क्या बोलते हैं ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया, वो बलोचिस्तान में मारा गया था। फिर उसका हैबतुल्लाह अखुंडजादा तीसरा अमीर बना, जो अभी तक प्रेजेंट टाइम में है। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर फाइनली 2000 मतलब लड़ाई तो इस समय रेगुलरली चली रही थी अफगानिस्तान में, अफगान और अमेरिकन फोर्सेस तालिबान के खिलाफ लड़ी रहे थे, और धीरे धीरे करके टेरिटरी तालिबान कैप्चर करता जा रहा था, गांव गांव से जाके, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जाके शहरों पे। तो फाइनली 2020 में फिर एक दोहा डील साइन हुई तालिबान और अमेरिका के बीच में। उसमें ना अफगान गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, ना कोई था, तो डायरेक्ट तालिबान और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में डील थी। दोहा अकॉर्ड साइन हुए 2020 में। उसमें मतलब अमेरिका ने कहा कि ठीक है हम इतने समय में विड्रॉल करेंगे, एक समय से एक टाइम पे नहीं हो सकता एकदम से, तो हम धीरे धीरे करके इस डेट तक विड्रॉल कर लेंगे। 2021 के मतलब मई या जून तक की डेट दी थी उन्होंने कि अगले साल तक। और ये सारा जो आप लोग उसके बाद बैठ के अफगान लोग ही बीच में डायलॉग करके अपनी पार्टी वगैरह बना के सरकार वगैरह बना के देख लेना, और आप हमें बस एक ये वादा कर दीजिए कि यहां पर आप किसी और फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह और शरण नहीं देंगे। तो तालिबान ने वो दोहा अकॉर्ड साइन कर लेगी। तालिबान को भी समझ में आ रहा था यार 20 साल हो गए लड़ते हुए, हम देश में आग तो हमारे लगी रही है ना, डट नहीं रहे हम, हमें हरा नहीं पा रहा अमेरिका, पर लड़ाई तो चली रही है देश में, तो मर ही रहे हैं लोग, परेशान तो हो ही रहे हैं ना। उन्होंने भी डील साइन कर ली थी। तो उसके बाद भी फिर अमेरिका ने कहा था कि भाई इन्हें तो 6 महीने लग जाएंगे काबुल पहुंचने में। अमेरिका फिर सबको पता है कि अगस्त में कैसे निकला 2021 के, और कैसे अमेरिका ने बोलता कि 6 महीने 1 साल लग जाएगा, और 3 दिन में काबुल पहुंच गए थे। उसके बाद तालिबान ने वापस वही अपनी 1996 वाली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान घोषित करी, और कोई मतलब जिसे कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो कुछ नहीं बनाया, सब तालिबान वाले ही हैं जो पहले वाले थे, वही सब पावर में है। अमीर अभी भी उनका जो हैबतुल्लाह अखुंडजादा जो तीसरा अमीर है वो अभी भी कंदाहार में बैठता है, और मुल्ला उमर का जो बेटा है मुल्ला याकूब वो डिफेंस मिनिस्टर है, और जो जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी वो होम मिनिस्टर मतलब वहां इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं। तो बेसिकली अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है। और 2021 के बाद से जैसे आपको पता है कि टीटीपी ने एकदम, क्योंकि मैं पावर हो गए तालिबान के पावर में आने के बाद, उन्होंने पाकिस्तानी फौज पे हमले बढ़ा दिए। तो अफगानिस्तान की बेसिकली ये 3 पार्ट में अभी हिस्ट्री यहाँ खत्म होती है कि जो 1973 से चल के अभी 2024 तक चल रही थी। देखने के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।